हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डायोम पर। इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको यूपीएसआई के मूल विधि के पार्ट में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है धारा, जो कि यूपीएसआई के हर एग्ज़ाम में 4-5 धाराओं के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर न करते हुए ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आईपीसी क्या है और इसमें कितनी धाराएं हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड। इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। आईपीसी है क्या? आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, इसकी स्थापना 1807 ईस्वी में अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई। भारतीय दंड संहिता का मुख्य उद्देश्य भारत में कानून का पालन न करने वालों और अपराधियों के लिए अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान बनाना तथा उसे लागू करना है, जिसके कारण अपराधियों को दंड दिया जा सके और सभी मानवीय हितों की रक्षा करते हुए समाज को सुरक्षित रखा जा सके। भारत में कुल कितनी धारा है? भारतीय दंड संहिता की लिस्ट। भारतीय दंड संहिता में कुल आईपीसी सेक्शन 511 धारा है, जो जम्मू और कश्मीर पर छोड़कर पूरे भारत में लागू होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट भारतीय सेना पर लागू नहीं होती है और जम्मू कश्मीर पर आरपीसी लागू होती है। लेकिन जब से अभी धारा 370 हटी, वहाँ पे भी जम्मू और कश्मीर में भी आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लागू हो चुकी हैं। तो देर न करते हुए आइए लिस्ट को देखते हैं, कौन सी लिस्ट है और उनके बारे में क्या है। अध्याय 1 है, जिसमें उद्देशिका का उल्लेख किया गया है। धारा 1 है धारा 1 नाम संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। धारा 2 क्या है? भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। धारा 3 क्या है? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर के विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। इस वीडियो में मैं केवल 100 धाराओं के बारे में बताऊंगा। अगली धारा है धारा 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा 5 है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। अध्याय 2 आते हैं साधारण स्पष्टीकरण। धारा 6 क्या है? संहिता में की परिभाषाओं की अपवादों का अध्ययन समझना। धारा 7 क्या है? एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। धारा 8 में लिंग का उल्लेख किया गया है, पुरुष या स्त्री के लिंग का उल्लेख किया गया है, या फिर जो यूनक होते हैं जिसे हम हिजड़ा कहते हैं, इनके बारे में, थर्ड जेंडर जिसे कहा जाता है, उनके बारे में उल्लेख है। धारा 9 में क्या है? वचन के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 10 क्या है? पुरुष और स्त्री के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 11 क्या है? व्यक्ति क्या होते हैं, उनके बारे में है। धारा 12 है लोक क्या होता है, उनके बारे में। धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई है। धारा 14 में सरकार का सेवक किसे कहा जाता है, पब्लिक सर्वेंट किसे कहा जाता है, उसके बारे में बताया गया। धारा 15 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। धारा 16 में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की परिभाषा है। धारा 17 में सरकार का उल्लेख किया गया। धारा 18 में भारत का के बारे में बताया गया। धारा 19 में न्यायाधीशों के बारे में बताया गया। धारा 20 में न्यायालय के बारे में बताया गया है। धारा 21 क्या है? लोक सेवक के बारे में बताया गया। धारा 22 में जंगम संपत्ति क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। धारा 23 क्या है? सदोष लाभ। धारा 24 क्या है? बेईमानी से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। धारा 25 क्या है? कपटपूर्ण व्यवहार क्या होता है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 26 में विश्वास करने का कारण बताया गया है कि क्यों विश्वास किया जाए। धारा 27 क्या है? पति पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति के बारे में उल्लेख किया गया। धारा 28 में कूटकरण के बारे में बताया गया। धारा 29 में दस्तावेजों के बारे में बताया गया। धारा 30 में मूल्यवान प्रतिभूति। धारा 31 में बिल के बारे में बताया गया। धारा 32 में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। धारा 33 में कार्यों के बारे में बताया गया है। धारा 34 क्या है? सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख किया गया है। धारा 35 में जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह अपराध ज्ञान या आशय से किया गया है। धारा 35 में ऐसा बताया गया है। धारा 36 में अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम के बारे में बताया गया है। धारा 37 में किसी अपराध को घटित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना के बारे में बताया गया है। धारा 38 में आपराधिक कार्य में सम्मिलित व्यक्ति के
विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, ऐसा बताया गया है। धारा 39 में स्वेच्छा या के बारे में बताया गया है, स्वेच्छा। धारा 40 में अपराध के बारे में उल्लेख किया गया है। धारा 41 में विशेष विधियों के बारे में उल्लेख किया गया। धारा 42 में स्थानीय विधियों के बारे में बताया गया। धारा 43 में अवैध के बारे में बताया गया है। धारा 44 में क्षति के बारे में बताया गया। धारा 45 में जीवन का उल्लेख किया गया। धारा 46 में मृत्यु का उल्लेख किया गया। धारा 47 में जीव जंतुओं की परिभाषा को बताया गया। धारा 48 में जलयान के बारे में बताया गया है। धारा 49 में वर्ष या मास के बारे में बताया गया। धारा 50 में धाराओं के बारे में बताया गया है। धारा 51 में शपथ का उल्लेख किया गया। धारा 52 में सद्भावनापूर्वक क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। धारा 52A में संशय के बारे में बताया गया। धारा अध्याय 3 पे आते हैं, दंडों के विषय में बताया गया है इसमें बारे में। धारा 53 में दंड के उल्लेख किया गया। धारा 53A में निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। धारा 54 में मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, मतलब उसमें कमी करना, जो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल करते हैं उनके बारे में बताया गया। धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण को भी बताया गया। धारा 55A में समुचित सरकार की परिभाषा बताई गई। धारा 56 में यूरोपियों तथा अमेरिकियों को कठोर श्रम कारावास का दंडादेश के बारे में बताया 10 वर्ष से अधिक, किंतु जो आजीवन कारावास से अधिक ना हो दंडादेश के संबंध में परंतु के बारे में बताया गया। धारा 57 में दंडा अवधियों की भिन्न के बारे में बताया गया। भिन्न भिन्न जो दंडा अवधियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है। धारा 58 में निर्वासन से दंडादिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक कि वह निर्वासित न कर दिए जाएं उनके बारे में बताया गया है। धारा 59 में कारावास के बदले निर्वासन नट के बारे में बताया गया है। धारा 60 में दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सका है उसके बारे में बताया गया है। धारा 61 में संपत्ति के समहरण का दंडादेश है, इसके बारे में बताया गया। धारा 62 में मृत्यु, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों की बाबत संपत्ति का समहरण के बारे में बताया गया। धारा 63 में जुर्माने की रकम के बारे में बताया गया। धारा 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश के बारे में बताया गया है। धारा 65 में जबकि कारावास और जुर्माना दोनों आदिष्ट किए जा सकते हैं तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि के बारे में बताया गया। धारा 66 में जुर्माना न देने पर किस भांति का कारावास दिया जाए इसके बारे में बताया गया है। धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो उनके बारे में बताया गया। धारा 68 में जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसन हो जाए, मतलब कमी हो जाने के बारे में बताया गया है। 59 में जुर्माने के अनुपातिक भाग के दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसन मतलब कमी के बारे में बताया गया। धारा 70 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना, मतलब निकलना, उसके बारे में बताया गया। संपत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती है, इसके बारे में भी 70 में बताया गया। धारा 71 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि के बारे में बताया गया। धारा 72 में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है या संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है उसके बारे में बताया गया। धारा 73 में एकांत परिरोध के बारे में बताया गया। धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में बताया गया है। धारा 75 में पूर्व दोषित के पश्चात अध्याय 12 या उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 4 पे आते हैं, साधारण कुछ अपवाद हैं उनके बारे में बताया गया। धारा 76 में विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप के विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया। धारा 77 में न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश के जो कार्य होते हैं उनके बारे में बताया गया। धारा 78 में न्यायाधीश के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। विधि द्वारा न्याय अनुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 80 में विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना के बारे में बताया गया। धारा 81 में कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है उसके बारे में बताया गया। धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। धारा 82। धारा 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य क्या होता है इसके बारे में बताया गया। धारा 84 में विकृत
चित्त व्यक्ति के कार्य के बारे में बताया गया, मतलब विकृत चित्त मतलब पागल के बारे में बताया गया है। 85 में ऐसे व्यक्ति के कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध महत्ता में होने के कारण निर्णय पहुंचने में असमर्थ है, उसके बारे में बताया। धारा 86 में किसी व्यक्ति द्वारा जो महत्ता में है मतलब शुद्ध में है किया गया अपराध जिसे विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है के बारे में बताया। धारा 87 में सम्मत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, उसके बारे में बताया गया। धारा 88 में किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है के बारे में बताया गया। धारा 89 में संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से शिष्य या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य के बारे में बताया गया। धारा 90 में सम्मति जिसके संबंध में अज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, उसके बारे में बताया। धारा 91 में ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, उसके बारे में बताया गया है अपराध। धारा 92 में संबंध के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, उसके बारे में बताया। धारा 93 में सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना के बारे में बताया गया है। धारा 94 में वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है, उसके बारे में बताया गया। धारा 95 में तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य, उसके बारे में बताया गया है। धारा 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें मतलब जिसको बोलते हैं प्राइवेट चैटिंग, उसके बारे में बताया गया। धारा 97 में शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार निजता का जो संबंध है, धारा अनुच्छेद 21 में उसी के बारे में धारा 97 में यहाँ पे बताया गया है। धारा 98 में ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त हो मतलब पागल हो, उसके बारे में। धारा 99 में कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, उसके बारे में बताया गया है। धारा 100 में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो आज की वीडियो में केवल मैं 100 धाराओं के बारे में बताता हूँ। अगले वीडियो में 100 से 200 जो धाराएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही क्रम चलता रहेगा और 511 धाराएं 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। आशा करता हूँ पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।